हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार, और बात करेंगे लास्टली फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैव प्रक्रम हिंदी में कहें तो जैव प्रक्रम, इंग्लिश में कहें तो लाइफ प्रोसेसेस। तो ये दो वर्ड आप देख रहे हैं, जैव और प्रक्रम, लाइफ और प्रोसेसेस, है ना। इन दोनों वर्ड के बारे में हम आज जानेंगे। जो सबसे पहला वर्ड है जैव। जैव का अगर अर्थ को समझे तो जीव संबंधी हम कह सकते हैं, जीव संबंधी, या नहीं तो जीवों की, ये हो क्या जैव यानी जीव संबंधी, यानी जो जीव से संबंधित हो और या जीवों से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आगे है प्रक्रम। प्रक्रम प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया तो जीवों से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में जानना है। यानी जीवों से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं होती है उसे क्या हो कह सकते हैं हम, जैव प्रक्रम। तो अब इंग्लिश पे भी गौर करें तो यहाँ पे लाइफ है और दूसरा जो वर्ड है वो है प्रोसेसेस का। ये पहला वर्ड लाइफ, दूसरा वर्ड प्रोसेस। अब इंग्लिश में इसको लाइफ से क्यों इंडिकेट किया गया है? अब चूंकि लाइफ है तो लाइफ किस में होगा? ऑब्वियसली लिविंग बींग्स में होंगे। लिविंग बींग्स, जितने भी सजीव हैं उसमें क्या होगा, लाइफ प्रोसेसेस होगी, है ना। तो अब बात यहाँ ये करना है कि ये जो लाइफ है तो यानी कि किस में लाइफ होगा, तो जीवों में लाइफ होगा। जीव में क्या होगी, लाइफ होगी, इसीलिए इंग्लिश में इसको लाइफ से इंडिकेट किया गया है। अब जीव में जो भी प्रोसेस होगी जिसकी वजह से उसका जीवन बरकरार रहता है या चालू रहता है, जो कहिए, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसकी वजह से किसी जीव का जीवन बरकरार रहता है, तो वो सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया। अब वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उसी को हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो आइए इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण को हम कह सकते हैं मेंटेनेंस यानी जो टूट फूट हो जाता है और उसको जो मरम्मत किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे घर में कभी घर की दीवार अगर टूट फूट जाता है तो हम उसको फिर से मरम्मत कराते हैं, तो मेंटेनेंस कहते हैं। तो वही वाला, तो हमारे शरीर में भी ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है वो डैमेज होती रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डैमेज होती है, और उसी को मेंटेनेंस यानी उसको क्षतिपूर्ति को क्या किया जाता है, भरा जाता है, यानी उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो वो जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। एक बार फिर से देख लीजिए, वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको भरने का काम, वो क्रिया क्या कहलाया, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। ठीक है, तो होप ये आप समझ चुके होंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। आगे जो है आगे दिया है कि जैव प्रक्रम को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब हम बात कर रहे थे कि जैव प्रक्रम जो है वो किन किन प्रोसेस से होते हुए गुजरती है। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इंग्लिश में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब आते हैं हम पोषण में। तो आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ अभी पोषण को लेकर चलेंगे। उसके बाद जब पोषण कंप्लीट होगा तो फिर श्वसन की ओर बढ़ेंगे, फिर श्वसन से परिवहन, परिवहन के बाद से उत्सर्जन। तो ये 4 जो हैं वो हैं जैव प्रक्रम के प्रोसेस यानी प्रक्रिया।
एक बात चीज यहाँ देखिए कि कोई कोई कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन को जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। ये हिंदी में जनन कह सकते हैं। तो जनन को जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया कि जिससे जीवन चल रहा होता है, यानी जो वह प्रक्रिया जिससे हमारा जीवन बरकरार रहे, सुचारू रूप से चले। तो अगर हम बात करें यहाँ पोषण का, तो अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन ना हो, यानी जो भी हम चीज़ खाते हैं उससे अगर हमें न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं हो तो शायद हम जिंदा ना रहें। भोजन अगर नहीं मिलेगा तो हम जिंदा ना रहें। दूसरा चीज़ श्वसन, अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारे शरीर में बंद हो जाए तो भी हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर ये ना हो, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में जैसे ऑक्सीजन होता है, जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका क्या होता है, वो हर एक सेल में जाता है बाय द प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। तो वो अगर बंद हो जाए तो भी हम जिंदा ना रहेंगे, और एक्सक्रिएशन का अगर प्रोसेस बंद हो जाए तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। बात आता है रिप्रोडक्शन का, तो अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमारे शरीर में नहीं हो, यानी अगर जीव रिप्रोडक्शन को ना करें, जनन की क्रिया ना करें, तो ऐसा नहीं कि जीव मर जाएगा, वो जिंदा ही रहेगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन को क्या किया गया, जैव प्रक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं पोषण से। तो पोषण को देखते हैं। तो भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण किए हम, उसके बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण। अब पचने के बाद क्या होता है वो पे हम पढ़ेंगे, इस पाचन को भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भोजन जब पच जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। और फिर उससे में जो भी पोषक तत्व मौजूद होता है वो क्या होता है, फिर ब्लड के सहारे वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, और फिर वो प्रत्येक सेल में क्या होता है, वो न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, अब उस पोषक तत्व का उपयोग शरीर किस चीज के लिए करेगा, अनुरक्षण के लिए, यानी मेंटेनेंस के लिए का उपयोग करता है। तो वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण को समझ गए हम लोग कि पोषण क्या होता है। अब जो है आगे, अगर आप इसको पोषण को दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गया। फिर से एक बार, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। तो ये डिफिनेशन हो गया पोषण का। आगे है कि अब पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। तो पहला है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया पोषण को, एक स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण, जिसको हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम आज स्वपोषण का। परपोषण को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज फिलहाल हम स्वपोषण को देखते हैं। तो देखिए यह दिया हुआ है कि स्वपोषण जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉप से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ स्वतः होता है तथा ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति जो है वो दो ग्रीक शब्दों से हुई है। पहला है ऑटो और ट्रॉफ। अब ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्वतः यानी सेल्फ, और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण यानी स्वतः पोषण, यानी जो वैसे जीव जो अपना पोषण जो है वो स्वतः प्राप्त करे, यानी वो किसी भी दूसरे एनिमल पे या किसी भी दूसरे जानवरों पे क्या हो, डिपेंडेंट ना हो, है ना। तो इसको डिफाइन किया गया, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये चीज है। तो इसमें कुछ बहुत हार्ड तो है नहीं ये चीज समझना कि स्वपोषण क्या होता है, और जो जीव इस चीज से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। ठीक है,
तो स्वपोषण का प्रोसेस समझ गया कि इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी इस प्रक्रिया में क्या होती है कि जो भी जीव स्वपोषण को पूरा करते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं या स्वयं बनाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कौन हो सकता है स्वपोषी? तो एक ही हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो भोजन होता है वो स्वयं बना लेते हैं। अब कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस में बनाते हैं? तो ये है प्रकाश संश्लेषण, जो आप अर्लियर क्लासेस में इसके अच्छे से पढ़े होंगे इसके बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को हम अच्छे से जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस को। देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे एक प्लांट है, ये लीफ, ये सन, और जो लीफ में मौजूद होता है उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वर्णक जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम, और रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे, जो भी फैक्टर की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है उसके बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले देख ले इसको, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 तथा भूमि से जल लेकर और पर्णहरित की सहायता से जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक ओवरव्यू डिफिनीशन कह सकते हैं हम कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इसमें जो होता है वो किस किस घटक जरूरी होती है, यानी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है। तो वो होता है, तो क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले सनलाइट चाहिए, उसके बाद वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये सारे फैक्टर मौजूद होने चाहिए, तभी जाकर क्या होता है, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है। तो इसको हम समझ रहे थे, तो ये तो डेफिनेशन था। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक प्लांट है, एक ग्रीन प्लांट कह सकते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो होगा क्लोरोफिल के बारे में। तो देखिए क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले क्लोरोफिल को लिख लें। हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। ठीक है, तो अब ये क्लोरोफिल, इसका प्रेजेंस कहाँ होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंस, तो जो क्लोरोफिल है वो होता है मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, यानी एक सेल पत्ती में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से सेल के बारे में बात करें तो कौन से सेल में होता है? वो मेसोफिल सेल्स में ये प्रेजेंस होता है, यानी इसकी उपस्थिति वहीं होती है। ठीक है, अब बात होता है कि ये तो उसमें मौजूद था, यानी मेसोफिल सेल्स में ये मौजूद है, कौन? क्लोरोफिल। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, कभी क्या ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही है, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इस चीज को लेके कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज है। अब अगर हम बोले इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होता है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। अगर बोला जाए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेन का होता है बना हुआ, यानी दोहरी झिल्ली का बना होता है। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन
और एक आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन होता है। दोनों में अंतर ये बस है कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है। परमिएबल, परमिएबल यानी कि अधिक पारगम्य होता है, यानी इसमें जो पदार्थ जो आने जाने की क्रियाएं होती है इसमें ज़्यादा होती है, और आउटर मेम्ब्रेन में क्या होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो दोनों में बेसिकली यही अंतर है कि क्लोरोफिल जिसमें रहता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा बेसिक अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में। आगे है, ये तो था क्लोरोफिल, इसके बारे में हम जाने, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने कि ये डबल लेयर होता है, इसमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो मेसोफिल में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाने। अब हमको जानना है कि स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है। अब जो लीफ है, ये लीफ है, इसके टॉप पे क्लोरोफिल होता है और नीचे इसके में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जिसको हिंदी में हम कहते हैं रंध्र। ठीक है, तो उसी का एक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पे ये दो है, ये ए डायग्राम, ये बी डायग्राम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो रंध्र है, ये क्या है, रंध्र जो है ये अभी ओपन है यानी खुला हुआ है, और ये जो है वो बंद है। तो ये किस सिचुएशन में ऐसा करता है कि इसको बंद करना होता है या खोलना होता है, ऐसे कौन से सिचुएशन में होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्तियों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पत्तियों की बाह्य त्वचा में क्या होती है, बाह्य त्वचा में ही मौजूद होती है, यानी इसके जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसी में मौजूद होता है स्टोमेटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। तो अब आगे है कि, और इसी स्टोमेटा के बीच में, इसके बीच में क्या होता है, एक रंध्र होता है, यानी छिद्र कह सकते हैं। और यही छिद्र क्या होता है, बंद हो सकता है और खुल भी सकता है। ये छिद्र आप दिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। तो यही रंध्र क्या होता है, कभी खुल भी सकता है और कभी बंद भी हो सकता है। ठीक है, आगे है कि अब जो गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, यानी कि गैस का अंदर जाना और फिर गैस का बाहर आना, ये किसके थ्रू होता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो और ये जो गैस का आना, अंदर आना और बाहर जाना जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन यानी विसरण के सहायता से होता है। इसमें ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन और क्या होता है, डिफ्यूजन विसरण, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये कौन से किस सिचुएशन में ये खुलेगा और किस सिचुएशन में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब द्वार कोशिकाएं, यहाँ देख रहे हैं, जब द्वार कोशिकाएं, ये जो है स्ट्रक्चर, ये द्वार कोशिकाएं कहलाती है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती है, यानी जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, तो क्या होता है, इसमें जल यानी वाटर जो होता है वो क्या होता है, अब रूट से, आप जानते हैं रूट से लिया जाता है वाटर को, उस समय क्या होता है, ये जल को एब्जॉर्ब करता है और ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। फूलने के बाद क्या होती है, ये बड़ी हो जाती है और फूल जाती है, और ये रंध्र फूलने की वजह से क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, यानी खुल जाती है। और इसी के ठीक अपोजिट, इसके विपरीत क्या होता है, जब द्वार कोशिकाएं जल बाहर निकाल देती है, अब ये जब द्वार कोशिकाएं जल को बाहर निकाल देती है तो ये क्या हो जाती है, ये सिकुड़ जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है। और फिर ये क्या होती है, उस सिचुएशन में क्या होती है, ये अपने आप रंध्र को क्या करती है, अपने आप को बंद कर लेती है। तो ये दो सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, ये स्टोमेटा का जो रंध्र है वो क्या होता है, खुलता है और वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कब खुलता है और कब बंद होता है। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय सीधी सी बात है कि उस समय पौधे जो है वाटर को ग्रहण कर रहे होते हैं, और उस टाइम इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है और ये क्या होते हैं, फूल जाती है, और उसी टाइम ये रंध्र क्या हो जाती है, खुल जाती है। अब आगे जो है, अभी हम दो चीज जान गए, क्लोरोफिल, स्टोमेटा के बारे में जान गए। अब जो आगे हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। अब इसी एटमॉस्फेयर से इसका भी यूज जानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आखिर क्या मदद करता है, क्या हेल्प होता है कार्बन डाइऑक्साइड किसके बारे में जानेंगे। तो अभी इसका प्रेजेंट देखते हैं, ये एटमॉस्फेयर में होता है और एटमॉस्फेयर से क्या होता है वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। अभी हम जाने थे कि यहाँ गैसियस एक्सचेंज का काम जो होता है वो किससे होता है, इसी स्टोमेटा से। चाहे पौधों में रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है जो नाइट में होता है, वो भी उस समय भी गैसियस एक्सचेंज किससे होता है, इसी स्टोमेटा से होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो एक गैसियस एक्सचेंज का काम होता है वो भी किससे होता है, इसी स्टोमेटा से होता है। ठीक है, तो आगे आप जानेंगे कि CO2 के बारे में जान रहे थे कि अब CO2 के बारे में देखें तो ये एटमॉस्फेयर में CO2 मौजूद होता है और इसी CO2 की मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी पूरा होता है। CO2 का क्या फंक्शन है इसके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद जो आगे जो बचता है वो कौन क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, स्टोमेटा का काम हो गया, CO2 को भी देख लिए, अब वाटर भी देख लिए। ठीक है, तो वाटर भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। कैसे करता है तो अभी इसको भी देखेंगे कि आखिर वाटर क्या करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सनलाइट जिसको सोलर एनर्जी कह सकते हैं या विकिरण कह सकते हैं, विकिरण ही कहना सही रहेगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रेडिएंट एनर्जी कहते हैं हम। तो हरित पौधे क्या है, अब यहां से सनलाइट जा रहा है, सबसे पहले किस में पड़ेगा, पत्ती में पड़ेगा और पत्ती में पड़ने के बाद क्या होता है, क्लोरोफिल। अभी पढ़े हम लोग क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या करता है, उसको ट्रैप करता है, यानी एक क्लोरोफिल जाल पत्ती में पूरी तरीके से जाल बिछा हुआ रहता है, उसको वो क्या करता है, रोकता है। किसको, सनलाइट को। रोकने के बाद क्या होता है, अब ये रोकने के बाद एक चीज यहाँ पे क्या होता है, जब ये वाटर इसके रूट से थ्रू अंदर जाता है, यानी स्टीम से जाते हुए पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में आप लोग, तो जाइलम की मदद से, यानी जो जाइलम टिश्यू होते हैं उसकी मदद से ये जाता है सारे पार्ट्स में। ये वाटर मान लीजिए गया और इसी पत्ती में पहुंचा। अब ये पत्ती में जो वाटर, अब सनलाइट का काम देखते हैं क्या होता है, ये जैसे सनलाइट पड़ता है, ये H2O इस पत्ती में है, H2O, ये सनलाइट क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, अलग कर देता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और यही ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर, यानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। और फिर ये हाइड्रोजन, यानी ये H2 इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ग्लूकोज बनाता है, यही पौधे का क्या होता है, कह सकते हैं पोषक तत्व या उसका भोजन, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से चलता है। सनलाइट से आया, जो क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है वो क्या करना है कि सनलाइट को रोके रखना। ठीक है, अब सनलाइट जैसे ही पड़ा, अब रूट से वाटर जा रहा है, अब जैसे ही वो वहां गया और सनलाइट की मदद से वो क्या हुआ, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में, जो हम रिस्पायरेशन के लिए मदद करता है हमारा, वो बाहर निकल गया। और जो CO2 है, अब ये CO2 हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसका एक केमिकल इक्वेशन है ये, इसको आप देख लीजिए। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन और प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 फैक्टर बहुत ही जरूरी है एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और उसके बाद जो बनता है वो बनता है C6H12O6। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है और कुछ मात्रा में पानी भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इतना कुछ समझ आ गया होगा। एक बात और जान लेते हैं, शुरू में ही बतलाना था कि जैव प्रक्रम जो होता है वो सजीवों में होता है, इसके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। एक जो टॉपिक था वो था कि जीवों की आणविक गति। आप बहुत सारे बुक में देखे होंगे या लिखा होगा कि जीवों में आणविक गति होती, तो ये क्या आणविक गति है क्या। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है या जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सभी किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं।
तो हमारा जो सेल होता है वो कहीं ना कहीं, हमारा सेल भी क्या होता है, या हमारा बॉडी जो होता है वो भी अणुओं से मिलकर ही बनी होती है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। यानी जितने भी जीवित पदार्थ हैं, यानी जिसमें सेल्स होंगे, जिसमें भी जीवन होगा, उसमें क्या होता है, एक संयोजन होता है किसका, अणुओं का। और उसी के फलस्वरूप क्या होता है, जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। यानी अणुएं जो होती हैं वो क्या करती है, आणविक गति, यानी जिसमें आणविक गति होगी, यानी हमारे शरीर में सेल है और हमारा सेल में क्या है, अणुएं हैं, और वो अणु क्या करता है, हमेशा निरंतर क्या करता है, चालू रहता है। यानी एक प्रोसेस के थ्रू, अभी जितने भी प्रोसेस पढ़े हम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन सारे प्रोसेस में वो क्या करता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है ना। तो इसी चीज को क्या होता है, यही चीज होती है कि जीवों की आणविक गति कहलाती है। यानी वो कोशिकाओं में जो अणुएं रहती है वो हमेशा क्या रहती है, हमेशा सक्रिय रहती है, काम करती रहती है, और यही चीज होती है आणविक गति। तो उसके बाद जो है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये, अब इस न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में अगर हम जाने तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, ये अणुओं के साथ मिलकर, अभी जो हम अणुओं की बात कर रहे थे उसी के साथ, यानी ये अणुओं के साथ मिलकर क्या करता है, एक विशेष रूप से, यानी कि वो कंबाइन होता है, यानी संयोजित होता है, और क्या करता है, जीव द्रव्य का निर्माण करता है, यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन वो अणुओं के साथ मिलकर, यानी इसके साथ कंबाइन होकर अणुओं के साथ मिलकर क्या करता है, किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटोप्लाज्म का, यानी जीव द्रव का। अब आप जानते हैं जीव द्रव हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है, और यही जीवन का क्या है, मूल आधार है, प्रोटोप्लाज्म। आप जानते हैं ना, सारे सेल में प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, क्लास 9th में ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। तो यही चीज है जीवों की आणविक गति। ठीक है, तो होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर अपने क्वेश्चन को रखें, जितना जल्दी हो सकेगा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।